मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में मैरिज, निकाह या विवाह की प्रकृति, नेचर पर चर्चा कर रहा हूँ। जब भी हम मुस्लिम विधि में या मुस्लिम समाज में निकाह या विवाह की प्रकृति पर बात करते हैं, तब सामान्य रूप से मोहम्मद साहब के इंटरफेयर से पूर्व जो स्वरूप विवाह का था, उसी स्वरूप को आज भी कुछ विधिशास्त्री मान्यता देते हैं। मोहम्मद साहब के द्वारा लाए गए परिवर्तन से पूर्व मुस्लिम समाज में हिंदू समाज की तरह बाल विवाह बहुता या सामान्यतः होते थे। लेकिन हिंदू समाज से उलट मुस्लिम समाज में विवाह में दहेज या मेहर के रूप में जो विषय वस्तु तय की जाती है, वह वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को न दिया जाकर वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को या वधू को दी जाती थी। चूँकि बाल विवाह में स्त्री अवयस्क होती थी, अतः उसका निकाह करने का अधिकार उसके संरक्षक, जो सामान्यतः पिता होता था, उसे प्राप्त था। और जो मेहर की रकम है, वह भी स्त्री को ना दी जाकर स्त्री के पिता को दी जाती थी। इसलिए उस काल में विवाह एक विक्रय संविदा के सदृश माना जाता था। यदि हम केस लॉ की बात करें तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा का इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय का डिसाइडेड केस है, जो न्यायाधीश महमूद और न्यायाधीश के रूप में दिया गया था। और उसमें यही तय किया गया था कि मुस्लिम निकाह संविदात्मक दायित्व के रूप में विक्रय संविदा के समान है। लेकिन जब हम निकाह की प्रकृति पर चर्चा करते हैं, तब हमें समग्र अध्ययन करना चाहिए। और संपूर्ण अध्ययन करने के लिए ये अनिवार्य है कि निकाह की प्रकृति को हम 3 खंडों में विभाजित करें। पहले खंड में हम ये देखेंगे
कि वे कौन से तत्व या तथ्य हैं जो विवाह को सिविल संविदा या विक्रय संविदा के समान बनाते हैं। दूसरे खंड में हम ये देखेंगे कि वे कौन से तत्व या तथ्य हैं जो निकाह में लागू होते हैं किंतु संविदा में लागू नहीं होते, या संविदा में लागू होते हैं किंतु निकाह में लागू नहीं होते। और तीसरे खंड में हम ये देखेंगे कि वे कौन से तत्व हैं या तथ्य हैं जो निकाह में सामाजिक या धार्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं जो संविदा में लागू नहीं होते। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रथम खंड पर, अर्थात विवाह और संविदा में समान रूप से लागू होने वाले तत्वों या तथ्यों पर। तो विवाह सिविल संविदा है, यह कौन कौन से तत्व या तथ्य हैं जो निर्धारित करते हैं। तो यदि हम बात करें कि संविदा के वे तत्व जो विवाह पर भी लागू होते हैं, तो उनमें सबसे पहला आता है दो पक्षकार, टू पार्टीज। जिस तरह संविदा में दो पक्षकार होते हैं, उसी तरह निकाह में भी दो पक्षकार होते हैं। जिस तरह संविदा का प्रारंभ एक पक्षकार के प्रस्ताव द्वारा होता है, उसी तरह निकाह का भी प्रारंभ एक पक्षकार के प्रस्ताव द्वारा होता है, जिसे हम सामान्यतः इजब या इजाब कहते हैं। फिर संविदा का गठन होने के लिए या वचन का गठन होने के लिए ये जरूरी है कि दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करे। तो इसी तरह निकाह में भी एक पक्षकार के इजाब पर दूसरा पक्षकार जब उसे कबूल कर लेता है तो निकाह का गठन हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा वही करार बनते हैं जो सक्षम पक्षकारों के द्वारा किए गए होते हैं, तो इसी तरह निकाह में भी दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए, बुलूग अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जैसे संविदा में छूट है कि अवयस्क या असक्षम पक्षकार की ओर से प्रस्ताव या स्वीकृति उसका संरक्षक दे सकता है, तो वैसे ही निकाह में भी यह छूट प्राप्त है कि पक्षकार अगर स्वयं सक्षम नहीं है तो उसके संरक्षक द्वारा इजब या कबूल किया जा सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा में प्रस्ताव और स्वीकृति करने में दोनों पक्षकारों की सहमति, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, तो वैसे ही निकाह में भी इजब और कबूल पक्षकार या उनके संरक्षकों की स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें संविदा होते समय कुछ शर्तें दोनों पक्षकार तय कर सकते हैं, तो उसी तरह निकाह होते समय भी कुछ शर्तें दोनों पक्षकार
तय कर सकते हैं, जिनमें सामान्यतः एक तो मेहर के बारे में, दूसरा दोनों पक्षकार का निवास स्थान कहाँ होगा इसके बारे में, तीसरा स्त्री अपने मायके पीहर कब कब जा आ सकेगी, फिर अगर कोई पक्षकार या दोनों पक्षकार पूर्व में विवाहित थे और उनके पहले से कोई बच्चे हैं, संतान हैं, तो वो संतान उनके साथ रहेगी या किसके साथ रहेगी, भरण पोषण कैसे होगा। फिर एक खर्चा या पानदान की संकल्पना भी मुस्लिम विधि में है, वो भी तय किया जाता है। तो इस तरह से कुछ शर्तें मुस्लिम विधि में निकाह करते समय तय की जा सकती हैं, जैसे संविदा होते समय शर्तें तय की जाती हैं। उसी तरह यदि हम बात करें, संविदा वही करार बनते हैं जिनमें प्रतिफल होता है, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। तो वैसे ही निकाह में मेहर होता है, और चूँकि निकाह को विक्रय संविदा सदृश माना जाता है, इसलिए मेहर को प्रतिफल स्वरूप माना जा सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा पूर्ण हो जाती है, तब एक पक्षकार विषय वस्तु को हस्तांतरित करता है। उसी तरह निकाह में भी वधू का मूवमेंट होता है और वो अपने पिता के घर से पति के घर जाती है, तो इसे भी एक समान तत्व मानते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें कि अवयस्क की संविदा शून्य होती है, उसी तरह सगीर अवस्था में अर्थात 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का निकाह भी शून्य होता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो संविदा का पक्षकार यदि अवयस्क या अस्वस्थित था और उसके संरक्षक ने संविदा की हुई थी, तो वह पक्षकार सक्षम होने पर उस संविदा को चुनौती दे सकता था, और अगर वह विधिपूर्ण नहीं है तो उसे शून्य करणीय घोषित करवाया जा सकता था। तो इसी तरह विवाह में भी एक खयार उल बुलुग, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, वयस्कता का विकल्प भी पक्षकार को प्राप्त है, जिसमें वह पक्षकार वयस्कता प्राप्त करने पर उस विवाह को खंडित कर सकता है। तो ये भी एक समान तत्व है जो संविदा और निकाह में दोनों में लागू होता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा का विखंडन हो जाता है, किया जा सकता है, उसी तरह निकाह में तलाक या अन्य माध्यम से विवाह विच्छेद भी हो सकता है। तो ये भी एक समान तत्व हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें कि संविदा का जब भी विखंडन होता है तो दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है, और निकाह में जब भी विवाह विच्छेद होता है तब स्त्री पक्षकार को और संतान को भरण पोषण प्राप्त होता है। तो ये भी एक समान तत्व है। इसी तरह यदि हम बात करें कि यदि एक पक्षकार संविदा का पालन नहीं कर रहा तो संविदा के विनिर्दिष्ट पालना का वाद लाया जा सकता है। उसी तरह निकाह में भी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना का वाद, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए आवेदन दिया जा सकता है, और दूसरे पक्षकार को निकाह संविदा की पालना करने के लिए न्यायालय के माध्यम से
बाध्य किया जा सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें, एक विवाह टूट जाए तो फिर पुनः विवाह किया जा सकता है। उन्हीं पक्षकारों में भी पुनः विवाह हो सकता है या अन्य स्त्री पुरुष से विवाह किया जा सकता है। तो उसी तरह संविदा में भी दूसरे व्यक्ति से संविदा की जा सकती है या उसी व्यक्ति से वही संविदा पुनः की जा सकती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक तत्व है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि संविदाओं का पंजीकरण करवाया जाता है। उसी तरह से निकाह का भी पंजीकरण होता है और 9 सितंबर 2009 से तो ये अनिवार्य कर ही दिया गया है कि भारत में कानून द्वारा सीमा अश्विन के सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय 2006 की पालना में हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा एक साथ कई व्यक्तियों से संपन्न की जा सकती है, कोई उसमें रोक नहीं है। उसी तरह निकाह में भी आप जानते हैं कि पुरुष एक साथ एक समय में 4 तक स्त्रियों से निकाह कर सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें अधिकार कर्तव्यों की, तो संविदा होने पर दोनों पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य विधि द्वारा स्थापित हैं और शर्तों के अनुसार भी होते हैं। तो इसी तरह निकाह पूर्ण होने पर विधितः जो अधिकार कर्तव्य हैं वे हैं ही, साथ ही साथ जो शर्तों के माध्यम से दोनों पक्षकारों ने तय किए हैं वे अधिकार कर्तव्य भी प्रभावी हो जाते हैं। और इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा के प्रकार हैं, जो आप पिछले वर्ष इस वर्ष संविदा अधिनियम में पढ़ रहे हैं कि संविदा यदि वैध है, सभी शर्तों की अनुपालना से की गई है तो वैध संविदा होती है। अगर जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है तो शून्य संविदा होती है। और यदि कोई अन्य औपचारिकता या शर्त की अनुपालना नहीं की गई है तो संविदा शून्य करणीय भी होती है। तो वैध संविदा, शून्य संविदा और शून्य करणीय संविदा। उसी तरह निकाह के भी 3 प्रकार माने जाते हैं। यदि सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया तो सही है निकाह। अगर अनिवार्य शर्तों की पालना नहीं की गई तो विवाह बातिल हो जाता है, शून्य विवाह हो जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन हैं जो अनिवार्य नहीं है किंतु आवश्यक हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया है तो विवाह फासिद विवाह की श्रेणी में आ जाता है। तो ये कुछ तत्व हैं जो आप संविदा अधिनियम में पढ़ चुके हैं। उन्हीं तत्वों को यदि हम विवाह निकाह के तत्वों से मिलान करें तो ये कुल मिलाकर 18 तत्व हैं जो निकाह में भी लागू होते हैं। इसीलिए मुस्लिम विवाह को, निकाह को सिविल संविदा सदृश माना जाता है। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे कि वे कौन से तत्व हैं जो विवाह और संविदा दोनों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। धन्यवाद।